हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसे कि हम पहले देख चुके क्या थे, सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम सेफ्टी पढ़ चुके थे। उसके बाद हम व्यक्तिगत सुरक्षा पढ़ चुके थे। उसके बाद कुल मिला के हमने सुरक्षा चिन्ह तक कंप्लीट कर लिया था, यानी कि जो सूचनात्मक चिन्ह है यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। तो आज जो देखने वाले हैं हम नेक्स्ट चीज़ देखने वाले हैं, जैसे कि इसके अतिरिक्त कार्यस्थलों में निम्न की जानकारी लेनी चाहिए। तो देखिए, मेन स्विच का स्थान कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको किस चीज़ का पता होना चाहिए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए, हाँ देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि मेन स्विच का स्थान कहाँ है, संबंधित डॉक्टर का नाम, पता व फ़ोन नंबर, चिकित्सक का नाम, पता व फ़ोन नंबर, कृत्रिम श्वसन का चार्ट संबंधित, यानी कि आपको इन चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यदि आपको नॉलेज नहीं होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद है उचित अधिकारी के नाम एवं नंबर होने चाहिए। विद्युत संबंधित के उपयोग तथा मानक आपको पता होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं किसकी, प्राथमिक चिकित्सक। तो प्राथमिक चिकित्सक क्या होता है, कैसे उसकी हम पहचान करते हैं। जो प्राथमिक चिकित्सक होता है, प्राथमिक चिकित्सक बॉक्स में लाल रंग का प्लस का निशान, लाल रंग का प्लस का निशान का चिन्ह होता है। और उसके अंदर देखिए क्या क्या होना चाहिए। प्राथमिक उपचार हेतु निम्न सामग्री होनी आवश्यक है, जैसे कि बीटाडीन, दवा पिलाने का गिलास, स्पिरिट, अमोनिया, डिटोल, स्ट्रेचर, बर्नोल, सुई, गाज यानी कि जाली वाली जो आपकी पट्टी होती है नॉर्मल, कैंची, चाकू, सेफ्टी पिन इत्यादि। तो देखिए ये सारी चीज़ जो है आपके उस बॉक्स में होने चाहिए, जो कि प्राथमिक उपचार का आपका बॉक्स होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे, BLS का मतलब क्या होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट। क्या होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट्स। तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति को बचाने के लिए दृष्टि से दिया जाने वाला प्राथमिक उपचार। तो वो किसकी दृष्टि से आता है, BLS में 3 जो क्रिया महत्वपूर्ण है, जिसमें सापेक्ष में ABC कहते हैं। तो यानी कि जो BLS के अंतर्गत आता है वो आता है ABC। एयर का मतलब होता है एयरवे यानी कि वायु मार्ग, B का मतलब होता है वेदरिंग यानी कि श्वसन, और C का मतलब होता है सर्कुलेशन यानी कि रक्त परिसंचरण। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट। देखो जो ABC होता है उसमें देखो आपको सबसे पहले जो श्वसन विधि होती है कितने प्रकार की होती है ये आपको पता होना चाहिए। कृत्रिम श्वसन विधि जो आपके पास मोस्टली 4 प्रकार की होती है, लेकिन देखो वो डिपेंड करता है, जैसे कि नंबर 1 है सैफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह विधि और मुंह से नाक विधि। तो सर्वश्रेष्ठ विधि है मुंह से मुंह विधि। लेकिन इससे अलग एक विधि और है जो कि इनकी कैटेगरी में नहीं आती, इन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है, मुंह से मुंह विधि में और मुंह से नाक विधि में। तो वो होती है सिल्वेस्टर विधि। देखो एक तो सिल्वेस्टर तो आपके सॉरी वो है लोबार्ड विधि। तो जब आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको वो विधि भी मिल जाएगी, तो वो विधि इसी के अंतर्गत आ जाती है। तो हम सिर्फ आपको वो चीज़ बताते चलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए इसमें कहते हैं कि सैफर विधि में क्या होता है, सैफर विधि प्रथम विधि। इस विधि में रोगी को सीने के बल लेटाया जाता है। जब रोगी की पीठ पर जलने का घाव हो तो रोगी की छाती तथा गर्दन को वस्त्र या तो हटा दिया जाता है या ढीले कर दिए जाते हैं। यानी कि जिसको यदि करंट से चोट लग जाती है तो, लेकिन वो क्या है, सीने के बल लिटाया जाता है। यदि उसकी पीठ पर यानी कि उसकी पीठ पर चोट है तो, और किस तरीके से उसका उपचार करते हैं देखिए। स्थिति नंबर 1 में आप देख पा रहे हो, स्थिति 1 में रोगी के घुटने के समीप बैठकर अपने हाथों को रोगी के कमर पर रख दे तथा दोनों अंगूठे स्पर्श कराए और शेष उंगलियों को बगल की ओर कर दे। यानी सिर्फ अंगूठे से बल लगाना है, बाकी जो उंगली होगी वे वापसी में आप मोड़ लोगे। उसके बाद है स्थिति नंबर 2। स्थिति 2 में क्या आता है, अब हाथों द्वारा अपने भार डाला जाता है, तब भार डालते समय स्वयं को थोड़ा झुका दे तथा 2 से 3 सेकंड पश्चात भार को कम करे, करते हुए हाथों को पूर्व स्थिति में लाए, तो साथ ही स्वयं को सीधा करे। इस क्रिया को 10 से 12 बार। तो देखो दोस्तों, जो ये चीज़ होती है 10 से 12 बार वाली, तो इनकी क्रिया जो विधि है इनकी 10 से 12 बार जो होती है वो सैफर विधि होती है, इस तरीके से समझो। और के बाद जो सिल्वेस्टर विधि है उसकी जो टाइमिंग होती है अलग होती है, 2 से 3 सेकंड बाद दबाए हटा ले तो पीड़ित को हाथ के सिर, यानी कि कुल मिलाकर आपको है ना ये अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। ये PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी। यदि किसी को अलग से PDF चाहिए तो वो हमें बता सकता है, हम उसके ग्रुप में भिजवा देंगे। उसके बाद बात करते हैं हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, गोल्डन हावर। दुर्घटना की स्थिति में आरंभ यानी कि जो आरंभिक 30 मिनट का समय होता है, तो आपने देखा होगा शुरू के जो 30 मिनट होते हैं, यदि कोई किसी के साथ भगवान न करे ऐसा हो कोई एक्सीडेंट हो जाए
तो उसका जो प्रारंभिक समय होता है, यानी कि जो दुर्घटना के तुरंत 30 मिनट का समय होता है, वो आपका गोल्डन हावर होता है। कौन सा होता है? गोल्डन हावर। ठीक है ना, वो लिखा हुआ है 30 मिनट के समय में मरने का खतरा सर्वाधिक रहता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? गोल्डन हावर। प्राथमिक चिकित्सक जीव को बचाने में परम उपयोगी होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विद्युत का झटका। क्या करते हैं? विद्युत का झटका। अब देखिए विद्युत के झटके में क्या होता है, 90 वोल्ट से अधिक वोल्ट पर विद्युत धारा का मानव शरीर में प्रवाह असहनशीलता दर्दनाक हो सकता है। इससे ज़्यादा वोल्ट का विद्युत धारा प्रवाह के कारण व्यक्ति को खतरा झटका महसूस होता है, जिसे विद्युत झटका कहते हैं। यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 90 वोल्ट से अधिक का करंट लगता है, इस तरीके से समझो। ठीक है ना, उससे कम का जो करंट है नहीं लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, प्रैक्टिकली 70 का भी आपको ज़रूर लगेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम विद्युत झटके में होने वाली क्षतियाँ। मतलब जो विद्युत झटका लगता है उससे क्या क्या नुकसान आपको हो सकता है। तो व्यक्ति की श्वसन अवरुद्ध हो जाता है, व्यक्ति के शरीर पर छाले पड़ जाते हैं, व्यक्ति के शरीर में कोई अंग का मांस जल जाता है, रक्त प्रवाह अवरुद्ध होने से व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उसके बाद हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु तक संभावित है। तो ये देख सकते हैं आप विद्युत यानी कि विद्युत से जो झटका लगता है, या आप समझ सकते हैं कि विद्युत का यदि किसी का करंट लग जाए तो ये दिक्कत हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं प्रतिवर्ती धारा की तुलना में दिष्ट धारा ज़्यादा खतरनाक होती है। अब इसके देखो कहने का मतलब, प्रतिवर्ती धारा, एसी धारा, एसी धारा की तुलना में डीसी धारा, ये सिर्फ इतना कहा है, एसी धारा की तुलना में डीसी धारा ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि एसी का मतलब होता है प्रतिवर्ती धारा यानी कि अल्टरनेट करंट, जबकि डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट या डीसी धारा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि हमें किस किस पर क्या दिक्कत हो सकती है खतरे में। उसके बाद है मानव शरीर में विद्युत प्रवाह, विद्युत धारा के प्रवाह, तो वो चीज़ आपको देखना है। देखिए ये पूरा चार्ट अब आ गया है, थोड़ा सा नीचे रह गया, चलो कोई नहीं, वो अभी देख देंगे, इतना रखिए। चलो हाँ, देखिए निश्चित औसत मान यदि 1000 मिली एम्पियर है तो वो क्या होता है? निश्चित इतने का यदि आपका करंट लग जाए तो आपकी निश्चित रूप से मौत हो जाएगी। उसके बाद है 50 मिली एम्पियर, ये जो एम है छोटा एम है यानी कि मिली एम्पियर है, तो इसमें आपको हृदयघात की संभावना बनेगी। 20 मिली एम्पियर पर दर्दनाक झटका लगेगा। ठीक है, मिली की बात कर रहे हैं हम, यहाँ वोल्ट की बात नहीं कर रहे। 90 वोल्ट पर करंट लगेगा, 90 वोल्ट पर लगेगा। अभी हम मिली एम्पियर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यदि आपका 300 मिली एम्पियर पर आपको अच्छा खासा झटका लगेगा, तो लेकिन यहाँ से जो हम बात करेंगे यदि किसी जीरो है, जीरो तो कुछ नहीं होना, लेकिन यदि 1 एम्पियर मिली एम्पियर भी है तो आपको महसूस जरूर होगा। 5 मिली एम्पियर तो सुरक्षित विद्युत धारा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन 20 मिली एम्पियर आपको झटका लगेगा। उसके बाद बात करते हैं हमारे जो शरीर का प्रतिरोध होता है किस किस तरीके से होता है। ठीक है, मानव शरीर का प्रतिरोध सारणी में दर्शाया गया है। जो त्वचा स्थिति का क्षेत्र होता है यानी कि शुष्क त्वचा में होता है, आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1,60,000 ओम, 1,60,000 ओम, यानी कि इसके बीच का ही प्रतिरोध होता है। उसके बाद है यदि आपकी त्वचा गीली हो तो आपको 1000 ओम से लेकर 1K ओम तक होगा, यानी कि 1000 ओम से लेकर 1K ओम, यानी कि 1 किलो ओम तक होगा, और जो भी 1000 ओम ही है। अब 1000 ओम और मतलब दोनों चीज़ मतलब 1000 ही होगा, ये समझो बस आप। तो भीतरा शरीर जो होता है उसमें होता है 400 से 600 ओम। उसके बाद है कान से कान तक का लगभग 100 ओम होता है, कान से कान तक का। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपकी, क्या ही है? पीपीई। पीपीई क्या होता है? ये पीपी होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कारखाना अधिनियम 1948 में, कर्मचारी कानून 1996 में प्रभावी प्रावधान बनाए गए थे। जो प्रावधान बनाए गए थे वो 1996 में पारित हुए जैसे भी। उसके बाद पीपीई का प्रकार सही हुआ था। तो जो पीपीई था पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बीआईएस लागू करने का मान्य होगा, बीआईएस को लागू करना मान्य हुआ। विभिन्न प्रकार के पीपीई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण हैं, कौन कौन से हैं वो अभी हम बता रहे हैं। उसके बाद ऑप्शन मतलब अगला नंबर तीसरा, ठसे सामान्य भाग में पीपीई किट कहा जाता है। तो इसे ही क्या है सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? पीपीई किट कहते हैं। उसके बाद है किट को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है पीपीई किट के अकॉर्डिंग।
उसके बाद है देखिए आँख जो होती है, आँख से क्या जो आँख में यदि कुछ दिक्कत हो जाए तो आँख की सुरक्षा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आँख की सुरक्षा करने के लिए हम चश्मे का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ चश्मा होना चाहिए सुरक्षा के लिए, ठीक है। चलो, रासायनिक या धात्विक छिड़काव, धूल गिरने। अब ये एक तरीके से समझो, ये जो पीपीई किट में आवश्यक चीज़ होती है। देखिए आँख के लिए, सिर के लिए, शरीर के लिए, हाथ और बाल, पेट, पैर, सांस, तो इनसे क्या क्या दिक्कत हो सकती है, उनसे सेफ्टी के लिए आप किस किस चीज़ का प्रयोग करोगे? देखो, पैरों की सुरक्षा के लिए जूते का प्रयोग करोगे, हाथ के लिए फाइबर दस्तानों का प्रयोग करोगे, जब शरीर के लिए जैकेट का प्रयोग करोगे, सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट का प्रयोग करोगे, आँख की सुरक्षा के लिए किस चीज़ का प्रयोग करोगे? चश्मे का प्रयोग करेंगे, और सांस के लिए रिस्पिरेटर का प्रयोग करेंगे। ये भी एक प्रकार का मतलब उपकरण ही होता है, ऐसे समझो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, आग। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चली है आग। आग क्या होती है? देखो आग है, आग क्या है? आग एक रासायनिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया, जो क्रिया एक बार संभव है, जो क्रिया सिर्फ एक बार संभव है। उसके बाद आग को प्रदर्शित करने वाले 3 महत्वपूर्ण तत्व समझ लो, ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन। इनके बगैर आपकी आग नहीं लगेगी, इस तरीके से इनके बगैर आपकी आग नहीं लगेगी। उसके बाद है इनका बुझाने का तरीका। देखिए यो है आग, क्या है? आग, ठीक है। यहाँ से जो आपकी क्या है? आग। देखो आग को यदि ऊष्मा, देखो आग किस किस चीज़ का मिक्सर लगी? ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन। यदि आप ऊष्मा को अलग कर दे तो उसे बुझाने का तरीका क्या कहलाएगा? कूलिंग। यदि आप ईंधन को अलग कर दे तो वो बुझाने का तरीका क्या कहलाएगा? स्टार्विंग। यदि आप ऑक्सीजन को अलग कर दे तो उसे क्या कहलाएगा? स्मूथरिंग। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं, यदि ऑक्सीजन को कम करते हैं तो स्मूथरिंग, ऊष्मा को कम करते हैं कूलिंग, यदि आप ईंधन को कम करते हैं तो स्टार्विंग। तो आप समझ सकते हैं, तो ऑक्सीजन का स्मूथरिंग है, ऊष्मा का कूलिंग है, और ईंधन का स्टार्विंग है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, आग बुझाने में उपयोगी कारक व विधि आपको बतानी है। देखो आग लगने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखो विद्युत उपकरण में आग लगने का मुख्य कारण हो सकता है कनेक्शन आपके ढीले हो, कनेक्शन ढीले, गलत दर की फ्यूज। देखिए जो गलत दर की फ्यूज का मतलब क्या होता है कि आपकी जो वहाँ से लोड है वो 10 एम्पियर का है, और आपने जो उस पर लोड दे रखा है, मतलब जो कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ कर दी जो 8 एम्पियर तक संभावित है, तो उसमें क्या हो, गलत दर का जो आपने फ्यूज लगाया उसमें हल्का जो मतलब फ्यूज लगाया है, तो उससे सॉरी हल्का नहीं, अधिक मान का, गलत दर का फ्यूज का मतलब होता है कि अधिक मान का आपने फ्यूज लगा दिया कि शॉर्ट सर्किट होने पर भी ना पिघल पाए। उसके बाद ओवरलोड के कारण ओवरहीटिंग, केबल्स के बीच कंडक्टर का इंसुलेशन नष्ट हो जाना, यानी कि जो उसके बीच में जो दोनों को अलग करने का काम करता है, यदि वो नष्ट हो जाएगा तो भी आग लगने का मुख्य कारण बनेगा। उसके बाद बात करते हैं आग कितने प्रकार की होती है। आग के प्रकार, देखिए दोस्तों आग होती है हमारे पास 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। अब क्लास ए में कौन से प्रकार की आती है? ठोस ज्वलनशील पदार्थ में लगने वाली आग, यानी कि लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट से लगने वाली आग, ठीक है। उसके बाद बुझाने का तरीका पानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद है क्लास बी, यानी कि दरों में लगने वाली आग, यानी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में लगने वाली, तेल, आप समझते हो। बी में तेल से लगने वाली। सी में गैस से लगने वाली आग आपकी सी श्रेणी में आ गई, जो एलपीजी, सीएनजी एंड लाइव तार। अब देखो लाइव तार यानी कि जो विद्युत से लगी आग है आपकी सी के अंतर्गत आएगी, लेकिन यदि अगर वो कॉपर और एल्युमिनियम में देखो लग रही है तो वो डी प्रकार में आएगी, धातुक पदार्थों में लगने वाली आग, यानी कि विद्युत से लगने वाली आग। और इसको बुझाने का तरीका भी देखो इसमें दिया हुआ है साथ में ही। बुझाने का तरीका क्या है? फोम, सूखा पाउडर, CO2 का प्रयोग करके, या एक हमारे पास होता है CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इससे भी आप बुझा सकते हैं, जो एक प्रकार का देखिए इसमें लिखा हुआ है सूखा चूर्ण, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है सूखा पाउडर जो होता है, सूखा पाउडर इसी तरीके का होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल सूखे पाउडर की जगह रेत भी बोल सकते हो, मिट्टी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसके बुझाने के तरीके हैं। अग्निशमक यंत्र है, सिलेंडर पर पट्टी का रंग लाल है तो उसमें उपयोगी एक ही आग आप बुझा सकते हैं, क्योंकि उसमें विद्युत इस प्रकार के प्रयोग किया जाता है। द्रव एवं विद्युत की आग बुझाने के लिए इस प्रकार के अग्निशमक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 2 झाग वाला जो सिलेंडर होता है, वो उस पर जो पट्टी लगी होती है वो क्रीम कलर की लगी होती है, वो ए और बी दोनों की आग बुझा सकता है, घरेलू कार्य हेतु काम में लिया जाता है। उसके बाद है शुष्क पाउडर, यानी कि जो भरा होता है, शुष्क पाउडर जो भरा होता है वो सी में भरा होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है? सिलेंडर पट्टी का रंग कैसा होता है? नीला होता है।
और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की पट्टी का रंग कैसा होता है, काला होता है। तो ये सारी चीज़ें देखो, इस सिलेंडर से आप सारी प्रकार की आग बुझा सकते हो, ABCD, और 1000 वोल्ट तक ये इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद उच्च वोल्ट या निम्न वोल्ट हेतु इसका हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद है ये देखो, सारी चीज़ जो है ना आप अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको बता दूँ। ये चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अग्नि समझे सिलेंडर का प्रयोग करने के लिए विधि है पास। पास का मतलब होता है PASS लिख लिया। पास का मतलब पुश, एम, सिंक्रोनाइज और स्वीप। देखो, पुश का मतलब खींचना, एम का मतलब निशाना लगाना, स्विंग का मतलब दबाना, ठीक है ना, और स्वीपिंग का मतलब घुमाना। स्वीपिंग का मतलब का मतलब घुमाना, स्क्वीज का मतलब दबाना और स्वीप का मतलब घुमाना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ये कुछ फुल फॉर्म है जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि एक स्टैंडर्ड है। ठीक है दोस्तों, क्या है, एक स्टैंडर्ड है। BISO का पूरा नाम, ISO का पूरा नाम, JIS का पूरा नाम, BSI का पूरा नाम और DIN का पूरा नाम। उसके बाद है नेक्स्ट एंड लास्ट, ASI का पूरा नाम। अब आपको क्या करना है, ये चीज़ आपकी होगी समाप्त। पहला चैप्टर आपका लगभग लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, एक फुल फॉर्म बतानी है, ITI की फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। ठीक है ना। जिसने छात्र भी इस फुल फॉर्म को बताएंगे, जब वीडियो अपलोड हुई उसके 10 मिनट के अंदर जितने भी विद्यार्थी इसकी फुल फॉर्म आपको हमें बताएंगे, तो उसे हम एक उचित इनाम देंगे, चाहे हमें एक T-शर्ट ही प्रोवाइड करनी हो। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।